महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिल रहा है, जहां तप, जप और सत्संग कर भक्त भी निहाल हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते चलते हैं। हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है कि सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे कि हमारा यात्रा कहीं और उल्ट न हो, हम यात्रा को पूरा कर सकें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाकुंभ नगरी की बात ही निराली है। अलग अलग राज्य से आए श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। राजधानी परिधान में संगम आई महिलाओं ने गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया। महिलाओं ने कहा कि कुंभ नगरी आकर उनका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ की नगरी में है और महाकुंभ की नगरी सनातन जय का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रही है। कोई भजन, कोई कीर्तन आपको गाने वाले ठीक लगाइए। बोले बोले महाकुंभ मेले में आए नागा साधुओं का अंदाज भी निराला है। महाकुंभ में पहुंचे ये नागा बाबा खुद को टाइगर बाबा कहते हैं। टाइगर बाबा 10 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। जिस घर को अगर अपन ने छोड़ दिया उसमें क्या जाना डबल से। हमें एक घर छोड़ने जितना परिवार मिलेगा, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे मान लीजिए साधु संत हैं, आप कभी आप का सामना अपनों से हुआ हो? ऐसा कभी हुआ? मैं अपने देखते हैं, कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सभी हैं, अपने तो सभी है, लेकिन जब माँ बाप सामने आते हैं तो कभी इस तरह का कोई क्षण आया जीवन में कि नहीं आया? खून का फर्क है। मरने के बाद बोलिए आप कोई कहता कि मेरा कितने दिन घर में रखते हैं? अभी आपको रखेंगे जिंदगी में 50-60, मरने के बाद 2 दिन के बाद भी कर देंगे। 24 घंटा आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो रीत है। बनी बनी पर लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाते तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तुम देर तक ध्यान करते हैं, रोजाना का क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ये मेले में 24 ही घंटा, 12, 3, 2 घंटे है। मैं जो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। तो जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी इसका प्यार भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। सन सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। सच में आस्था के इस संगम के रंग अनोखे। श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं, सनातनी उद्घोष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। वैसे भी महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है। यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी ने प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। सीएम योगी ने बताया कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी यहां आकर आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। बता दें कि अब तक 8 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट।
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और हेलीकॉप्टर से महाकुंभ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। हवाई सर्वेक्षण के दौरान महाकुंभ के इंतजामों का जायजा लिया। सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कुंभ मेला शिविर की जानकारी भी ली और अफसरों के साथ मीटिंग की। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या वाले दिन 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों से भी वीवीआईपी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। कुंभ में व्यवस्थाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस समय महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण लगातार यहां आ रहे हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायमूर्तिगण भी और विभिन्न राज्यों से जुड़े हुए माननीय जनप्रतिनिधिगण भी लगातार यहां पर आकर के स्नान में भाग ले रहे हैं। लाखों की संख्या में संतों, कल्पवासियों की उपस्थिति वर्तमान में प्रयागराज में है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा महाकुंभ में पहुंचे, जहां उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। रक्षा मंत्री ने शनिवार को महाकुंभ क्षेत्र पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा का पूजन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संगम में स्नान करना सौभाग्य है। राजनाथ सिंह ने महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 27 या फिर 28 जनवरी को पहुंच सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले अपने परिवार के साथ संगम में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के सभी वीवीआईपी भी कुंभ पहुंचने वाले हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रपति जी का, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बहुत शीघ्र उन तिथियों को केंद्रीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। अन्य महानुभावों के भी कार्यक्रम यहां पर लगातार चल रहे हैं। योगी सरकार अब महाकुंभ में 22 जनवरी को कैबिनेट की बैठक करेगी। बैठक के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। सीएम योगी ने साल 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी अपने सारे मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इसमें मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे के बनाने की योजना को मंजूरी दी थी। पिछले साल अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक की थी। प्रयाग के प्रभाव को कौन नहीं जानता है, और उसमें भी जब महाकुंभ हो तो यह दैवीय संयोग होता है। निश्चित रूप से इस महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ जी की जो कैबिनेट की बैठक होगी वो ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी, उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाली होगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर नए संकल्प होंगे और प्रयास जो होंगे वो भी जनता को दिखाई देंगे। महाकुंभ में होने वाली योगी सरकार की बैठक में प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश को कई खास सौगात वाली योजनाओं को मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस कैबिनेट के लिए स्पेशल तारीख को चुना गया है। पिछले साल 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम योजनाओं को हरी झंडी के साथ ही फैसले भी लिए जाएंगे। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18।
महाकुंभ में इस बार सिर्फ नदियों का संगम ही नहीं बल्कि कई विद्वानों का संगम भी देखने को मिला। इसी में आईआईटी वाले बाबा की पूरे देश में चर्चा हो रही है। उनकी बातों को लेकर कई लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको रोजगार की कमी नहीं। क्या कुछ और बोले हैं वो, सुनाते हैं आपको। भारत ही शांति लग सकता है या कोई और? अभी के टाइम में तो क्योंकि वो जितने भी पुराने सिविलाइजेशन की जैसे बात की कि वहाँ बीज तो हर जगह थे, चाइना में भी थे, बट अब वो प्रैक्टिकल फॉर्म में तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ थियोरिटिकल बुक्स बचे उनके पास। सिर्फ भारत ही है जो जीवंत है, मतलब उस ज्ञान को जीवंत फॉर्म में भी देखा जा सकता है। अच्छा, आपने कम्युनिज्म पर बोला। कम्युनिस्ट बहुत एक्टिव हो गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। आप कम्युनिज्म के बारे में जानते हैं? हाँ, पूरा पढ़ा ना मैंने, वो कैसे स्टार्ट हुआ वो तो। लेकिन वो वही ना, कोई सिर्फ वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को उसको एंटी करने के लिए समाज की व्यवस्था को एक नई व्यवस्था बनाई। बट वो सबको पता ही है ना कम्युनिज्म में क्या किया। मतलब जिस चीज के वो एंटी थे वो वही बन गए। ये बैटमैन के अंदर डायलॉग है ना कि समटाइम्स जिस चीज से तुम विलेन में जो फाइट कर जाते हो तो वही विलेन बन जाते हो। जिस चीज के वो अगेंस्ट थे कि सोसाइटी में समानता होनी चाहिए, सबसे पहले जो राजा उनका स्टालिन बना, ये जो भी बना, वो सबसे पहले तो उसने वही किया ना। कहाँ उसने अकेला सबको बराबर समझा? सबसे पहले हायरार्की बनाई उन लोगों ने। तो जिस चीज के सिद्धांत के हिसाब से बने थे वो तो फॉलो ही नहीं किया उन्होंने। महाराज जी, अगर हम आपसे बात करें, जो आपने ये आपकी जो बुक है, जो लोग फुटेज के लिए आप बता रहे हैं कि ले रहे थे और काम हुआ खत्म हुआ, मैं समझना चाह रहा था कि ये जो पुस्तक है इसमें क्या क्या है। मतलब इतनी छोटी सी पुस्तक है ये, इसमें हमने केवल एक दो पक्ष पे बात की थी उस दिन। इस पुस्तक में क्या क्या है? अगर हम धर्म को जानना चाहें तो कैसे, एक जो विज्ञान का विद्यार्थी है, चूंकि आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, अच्छी पढ़ाई की आपने, अब तो सबको पता चल गया। उस दिन जब मुझे पता चला था तो मैं थोड़ा भौचक्का था। विज्ञान का विद्यार्थी है, मान लीजिए वो इस परंपरा में, जिस परंपरा में आप आ चुके हैं, नहीं आना चाहे, तो धर्म और संस्कृति से कैसे जुड़े वो अपना जीवन चलाते हुए, वैवाहिक जीवन चलाते हुए? क्योंकि हर आदमी तो संत नहीं बन सकता, गृहस्थ में जाएगा। संत होना जरूरी नहीं ना, गृहस्थ के अंदर भी कोई कितने सारे यार, ये लहरी महाशय है, सब गृहस्थ से। आप क्या बोल रहे हो? मतलब क्रिया योग कर रहे थे वो गृहस्थ के अंदर बैठ के, तो उस सब में तो है ही नहीं। वो तो ऐसे परसेप्शन ज्यादा बन गया समाज के अंदर कि गृहस्थ तो भोग का आश्रम है और बाकी फिर उसके बाद ये बाकी जो योग है ये सब छोड़ने के लिए, सन्यास के लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं है ना। कर्मयोगी भी सिद्ध होते हैं, वो कर सकते हो आप सिद्ध कर्मयोग को भी। कैसे धर्म को कैसे जाने? ऐसे लोग जो विज्ञान के छात्र हैं वो अक्सर मानते ही नहीं है कि धर्म कोई चीज होती है। नहीं, वो विज्ञान से धर्म का थोड़ा अलग है। जैसे धर्म तो क्या है कि जब आप वो भगवान के ज्ञान या उसको पूरा समझ लेते हो, तब उसके बाद अब जीवन के अंदर कैसा आचरण करो वो धर्म बताता है। तो उसको समझने के लिए विज्ञान एक पहलू है। अब उसको, लेकिन विज्ञान राष्ट्रीय तक नहीं जा पाएगा भाई, उसमें वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वो आनंद में कोश तक नहीं जाता, वो विज्ञान में कोश तक ही रहता है। अच्छा। आनंद में कोश में जाने के लिए वो एक जो जंप करना पड़ता है, लास्ट वाला, जो उस दिन आपने बताया था 5 कोश। हाँ, तो अगर लाइफ को बेहतर समझना है तो हमको आनंदमय कोश से ही हम समझ सकते हैं। हाँ, ब्लिसफुल जो स्टेट होता है ना, चिदानंद रूपा या सत्य चांद जिसको बोलते लोग, सत्यम शिवम सुंदरम, वो वही वाली चीज है। उसके लिए वो विज्ञान के भी परे वाले जो कोश है उसमें जाना पड़ता है। तो मतलब वो सोचना भी बंद करना पड़ता है, बट वो वहां तक की सीढ़ी बनाई जा सकती है विज्ञान के थ्रू। अच्छा, एक बात जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि आप एरोस्पेस में आपने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद फोटोग्राफी में आप गए, तो लोगों का ये जो कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें आया हुआ था कि कुछ लोगों ने, तो कुछ ही लोग थे, वो बहुत कम लोग थे, उन्होंने कहा कि ये आप जो है राष्ट्र को कुछ दे सकते हैं। कुछ एक ट्विटर पर हैंडल पर मैंने देखा कि वो लिखे हैं कि वो बेरोजगार हो गए और इस सरकार में बेरोजगार होने के कारण वो बाबा बन गए। तो ऐसा भी है क्या? अरे मैं तो कनाडा में जॉब कर रहा था ना, मैं तो जैसे गेस्ट लेक्चरर भी था, वहां पे भी जॉब ऑफर किया था उन्होंने मेरे को परमानेंट।
यहाँ पे गेस्ट लेक्चर दिया था, तो जॉब्स की तो मेरे पास कभी कभी नहीं थी ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं आप न्यूज 18 के कैमरे से उनको बता दीजिए। नहीं, वो तो बहुत सारे लोग मेरे को वैसे ही पूछते थे। मैं बोला मेरे पास इतनी स्किल्स हैं, मैं किसी लाइक गांव के अंदर बैठ के उनको ट्यूशन में पढ़ा दूंगा तो मेरा खाने पीने का खर्चा तो वहीं से निकल जाएगा। तो स्किल्स होने चाहिए ना तुम्हारे पास, कला होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, मतलब पैसा तो कमाया जा सकता है आराम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं, वो स्किल अगर आप सिखाना चाहें तो वैसे तो रोजगार की आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये उनका कैसा प्रोग्राम लगता है आपको? हाँ, स्किल डेवलपमेंट तो करानी चाहिए, बट वो स्किल डेवलपमेंट उसके लिए अलग से प्रोग्राम की क्यों जरूरत है? वो एजुकेशन के अंदर ही डाल दो ना सारी चीजें, एक ही एजुकेशन के अंदर। लेकिन ये जो आप बाबा बने तो इसके कारण या संत बने तो इसके कारण लोग जो है वो सरकार को सीधा कोसने लग रहे हैं, जो कम्युनिस्ट हैं जिनको आप कह रहे हैं। वो कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है इसलिए आप बाबा बन गए। नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा रोजगार कर रहा हूँ ना अभी इतना आसान काम जो मैं कर रहा हूँ वो क्या रोजगार नहीं है क्या? मैं इसलिए बोलता ना कि मैं महादेव का काम कर रहा हूँ। महादेव की जरा एम्प्लॉयड हूँ ना मैं, तो अब उनका काम कर रहा हूँ मैं। कितने टाइम से कर रहा हूँ उनका काम मैं। काशी में गया, उन्होंने इतने सारे इतने भाई पता नहीं क्या क्या करवाया वहां पे, तो पूरी अलग ही नगरी थी वहां पे। और इधर कोटा में डुंगरजिया गांव के लोगों ने अपने श्रम की ताकत से कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला। जहां तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है, जहां दिन रात अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये खास रिपोर्ट। धैर्य, समर्पण और भक्ति की अनोखी मिसाल। मंदिर में 24 घंटे गूंजता है राम का नाम। 29 साल से चल रही है अखंड रामायण। पाठ के लिए 7 दिन की रहती है वेटिंग। आस्था और भक्ति का ऐसा केंद्र जहां पर हवा में भी गूंजते हैं श्री राम। ऐसा धाम जहां बीते 29 सालों से अनवरत जारी है अखंड रामायण का पाठ। 29 सालों से जल रही है अनवरत ज्योति, अखंड ज्योति। कोटा के इस हनुमान मंदिर में लगातार 29 सालों से रामचरित्र मानस का पाठ किया जा रहा है। पेट पट बांधे, धनुष बाम बर कांधे, एक जग के ऊपर वेद सुहाए, महाकवि छाए। आमजन की मेहनत ने इस क्षेत्र को विख्यात कर दिया है। ये मंदिर कोटा शहर से 32 किलोमीटर दूर दिगोद क्षेत्र के डुंगरजिया गांव में स्थित है। यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से तालाब के बीच टापू पर सुंदर गार्डन तैयार कर दिया है। मंदिर बीच टापू पर बना है और चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ तालाब में कमल खिलते हैं तो तालाब के बीच टापू पर बने हनुमान मंदिर पर पिछले 29 सालों से राम नाम गूंज रहा है। कोटा का डुंगरजा गांव और डुंगरजा गांव का कमल सरोवर किसी चमत्कारी धाम से कम नहीं है। ये सब कुछ बताने के बाद अपने आप में समझा जा सकता है। 20 जनवरी 1996 मौनी अमावस्या के दिन से लेकर अब तक यहाँ पर अखंड रामायण की स्थापना की गई थी, जो आज तक अब तक अनवरत जारी है। अभी हनुमान जयंती पर इसमें भक्तों का उनका सैलाब उमड़ता है और ये इसी आस्था की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा सरोवर विकसित भी हुआ है और गार्डन भी लगा हुआ है। यही कारण है कि 20 जनवरी 1996 से शुरू हुआ अखंड रामायण आज तक अनवरत जारी है। अब यहाँ दूर दूर से भी लोग पाठ करने के लिए आने लगे हैं। 1996 के बाद बड़ी में बड़ी आपदा आई, लेकिन ग्रामीणों ने रामायण पाठ जारी रखा। शुरुआत में यहाँ ग्रामीण नाव से नदी पार कर रामायण पाठ करने आते थे। पुल बनने के बाद ये जगह और अधिक प्रसिद्ध हो गई।
डुंगरजिया के कमल सरोवर को 2011 में पर्यटक स्थल घोषित किया गया और कमल सरोवर के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए करीब 50 लाख के विकास कार्य करवाए गए। यहाँ की सुंदरता और महिमा ऐसी है कि 2 बार राज्यपाल भी दौरा कर चुके हैं। 29 साल चल रही थे, जबकि रामायण चाली थे, जबकि अगण ज्योति चाली थे। एक कमलदास बाबा था, यहाँ ने बनाई भाषा, यहाँ की करामात है। यहाँ 10 साल से लेकर 80 साल के बुजुर्ग बारी बारी से प्रतिदिन रामायण पाठ करने आते हैं। ग्रामीणों में पाठ करने का इतना जज्बा है कि पाठ करने के लिए 7 दिन तक वेटिंग रहती है। आपको भगवान बजरंगबली के दर्शन कराते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन कराते हैं। खास प्रतिमा है, अद्भुत प्रतिमा है, जिसकी मान्यता भी अपने आप में खास है। इसी धाम में बीते 29 सालों से लगातार पाठ जो है वो जारी है। साथ में आपको इस ज्योति के भी दर्शन करवाते हैं जो 29 सालों से जगमग है। 29 सालों से इसी तरह से लगातार यहाँ पर जल रही है। गांव की मान्यता तो यही साहब कि जो भी हनुमान जी के मंदिर पे ढोग लगाते हैं तो उनकी मनोकामना 100% पूरी होती है। यहाँ पे साहब उप मुख्यमंत्री सिंह जी भापड़ा थे, वहां से लेके और 25 मंत्री, जिला कलेक्टर महोदय, जिला परिषद वाले जितने भी हैं अधिकारी वो सब विजिट करते हैं। श्रम की ताकत से डुंगरजिया गांव के ग्रामीणों ने कमल सरोवर को पर्यटन स्थल और श्रद्धा का धाम बना डाला है, जहां तालाब के बीच टापू में बने हनुमान मंदिर में 29 साल से भगवान राम का नाम गूंज रहा है। यही महिमा है, यही गरिमा है इस धाम की, यही मान्यता है इस धाम की। और अपने आप में ये धाम आज बड़ा चमत्कारी हो गया है, क्योंकि 29 सालों से अखंड रामायण का पाठ लगातार जारी है, जो अपने आप में इस धाम को अलग बनाता है। और लोग ऐसा मानते हैं कि आज यहाँ के हवा के कणकण में भी भगवान श्री राम बजरंगबली हनुमान की का जो नाम है वो गूंजता हुआ नजर आता है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, डूंगरजा गांव के कमल सरोवर से। और इधर डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण होगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण में कई विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। ट्रंप को अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे। तो दूसरी बार अमेरिका का बागडोर संभालने के लिए राष्ट्रपति का शपथ लेने के लिए आज डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। सोमवार को दिन में ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले JD वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा। फिर 21 तोपों की सैल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण। एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करने।